कैसे हैं आप लोग? चलिए अब स्टार्ट करते हैं नई क्लास। इससे पहले हम भूगोल के वर्गीकरण के बारे में समझ चुके हैं। हमें इतना पता चल चुका है कि हमें सिलेबस में पढ़ना क्या है। उसी के अकॉर्डिंग हम आने वाली जितनी भी क्लासें होंगी उसी के अनुसार हम आगे बढ़ेंगे। अभी जब हम बात करते हैं, जो पहला जो टॉपिक है सामान्य भूगोल। कौन सा है? सामान्य भूगोल। सामान्य भूगोल में जो फर्स्ट टॉपिक था कौन सा था? अगर आपको याद हो तो पहला टॉपिक था ब्रह्मांड। ठीक है, पहला कौन सा टॉपिक था? ब्रह्मांड। ब्रह्मांड पहला टॉपिक इसलिए है क्योंकि जो भी हम आसपास चीजें देख रहे हैं उसका सीधा साधा संबंध ब्रह्मांड से है। जैसे अगर हम पेड़ का एक पत्ता भी देखते हैं तो उसमें जितने भी तत्व अगर हम देखते हैं तो वो तत्व क्या है, वो सारी चीजों में उपलब्ध मिलेंगे, क्योंकि उस पत्ते की जो उत्पत्ति हुई है वो किससे हुई है? पेड़ से हुई है। और पेड़ की उत्पत्ति जमीन से हुई है। जमीन, वायु, जल, सूर्य, इन सब से ही तो पेड़ का जन्म हुआ है। इसी तरह हमारा भी उसी तरीके से जन्म हुआ है। तो अगर हम मनुष्य की उत्पत्ति के बारे में देखें या जीवित जो जीव हैं उनके बारे में देखें तो उनकी उत्पत्ति ब्रह्मांड के क्रियाकलापों के कारण ही हुई है। क्योंकि अगर ये क्रियाकलाप नहीं होते तो शायद पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं होता। तो हो सकता है किसी और अन्य ग्रह पर भी जीवन संभव हो, उसकी खोज जारी है, मगर अभी हम जो बात कर रहे हैं वो पृथ्वी की बात कर रहे हैं। तो पहले जब हम बात करेंगे ब्रह्मांड के बारे में, तो ब्रह्मांड के बारे में जब हम बात करते हैं तो चलिए इसको नोट कर लेते हैं। तो जब भी हम ब्रह्मांड के बारे में बात करते हैं तो हमारे सामने कई चित्र दिखते हैं, जैसे आकाश गंगाओं का दिखना। सबसे पहले अगर हम बेसिक चीजें जाने तो अगर एक छोटा बच्चा अगर ब्रह्मांड की सोच रखता है तो उसके अंदर वो सोच कैसे उत्पन्न होगी? मान लीजिए 4 साल या 5 साल का कोई बच्चा है, अगर वो सोच रहा है कि मान लीजिए वो आसमान देख रहा है, तो आसमान जब वो देखेगा तो किस तरीके से वो सोच निर्धारित करेगा? वो तारों को देखेगा, चंद्रमा को देखेगा, सूर्य को देखेगा, ठीक है, और सूर्य को उगते देखेगा, सूर्य को डूबते हुए देखेगा, ठीक है। इन सब चीजों से मिलकर उसके दिमाग में जो सवाल उत्पन्न होते हैं उन्हीं में से ही कई अवधारणाएं तैयार होती हैं। तो भूतकाल में बहुत से ऐसे खगोल वैज्ञानिक रहे या खगोल शास्त्री रहे, उन्होंने अपने दिमाग में एक इमेज बनाई। किसकी? ब्रह्मांड की। जब ब्रह्मांड की जब इमेज बनती है तो उसमें हम क्या देखते हैं कि लोग अपने अपने तरीके से ब्रह्मांड की परिभाषा बनाने लगे। तो उससे पहले के सबसे पहले जो ब्रह्मांड की अवधारणा दी थी वो कौन कौन थे? उनका नाम था क्लॉडियस टोलेमी। क्या नाम था? क्लॉडियस टोलेमी। ये जो पहली अवधारणा है उसका नाम है जियोसेंट्रिक। अब इसका मतलब क्या है कि उन्होंने सोचा होगा भाई ऐसा होता होगा। उनके हिसाब से क्या सोचा था कि उन्होंने सोचा कि ऐसा भी होगा, हो सकता है कि बात सच निकलती, मगर ऐसा तथ्यों पे आधारित कोई अवधारणा है तभी वो साबित होती है। जैसे हम किसी ने बोल दिया कि यहाँ से ये रास्ता इधर को जाता है, ठीक है, मगर वो रास्ता वाकई में उधर लेफ्ट को ही जाता है कि राइट को जाता है? अब मान लीजिए अगर वो वहां पे चला भी गया, जिसको रास्ता बताया भी है, तो रास्ता बताया तो वो लेफ्ट की जगह वो राइट को जाता है। तो जब तथ्य सामने आते हैं तब चीजें क्या होती हैं? उजागर होती हैं क्या नहीं ये चीजें क्या है? गलत है। तो इस जियोसेंट्रिक अवधारणा को देने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था क्लॉडियस टोलेमी। क्लॉडियस टोलेमी, ठीक है। इन्होंने जो अवधारणा दी थी कब दी थी? 140 ईस्वी। 140 ईस्वी। 140 ईस्वी का मतलब क्या है कि एक ईस्वी का मतलब है जीसस, यानी कि जो ईसाई कैलेंडर है,
ईसाई कैलेंडर। ईसाई कैलेंडर, इससे पीछे जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं, ईसा पूर्व बोलते हैं। इसका जो चीज है वो हम हिस्ट्री में भी कवर करेंगे इस चीज को। तो जैसे ही हम इसको ईस्वी से इधर की तरफ चलते तो वो ईस्वी हो जाता है ना। तो बिफोर क्राइस्ट भी बोलते हैं इसको, ठीक है, और इसको आफ्टर क्राइस्ट भी बोलते हैं, ठीक है, एडी भी बोलते हैं। तो ये कब हुआ, 140 ईस्वी। 140 ईस्वी में टोलेमी कहते हैं, क्या कहते हैं वो, टोलेमी कहते हैं कि पृथ्वी है ना, पृथ्वी क्या है, ब्रह्मांड का केंद्र, मतलब जो भी पूरा ब्रह्मांड है उसका केंद्र क्या है, पृथ्वी है। तो इसको जब आगे जितने भी खगोल शास्त्री आए तो उन्होंने क्या किया, ऐसा नहीं कि इनकी सोच ऐसी थी, भाई जो आदमी जैसे सोचेगा उसी हिसाब से तो चलेगा। अभी जो छोटा बच्चा है वो जो जैसा सोच रहा है उसी हिसाब से तो चलेगा, अगर उसके दिमाग में जो चीजें आ रही हैं उसी हिसाब से वो बातें करेगा। तो पहली बार कोई व्यक्ति इस चीज को दे रहा है तो इसमें कोई क्या बोलते हैं उसको, आश्चर्य करने की बात नहीं है। मगर क्या है कि अभी कोई ऐसा बोलेगा तो वो एकदम से ऐसा लगेगा क्या बात कर रहे हैं, ऐसा कैसे पॉसिबल है, मगर वो उस टाइम पे था ऐसा, इसलिए। तो पृथ्वी क्या है, ब्रह्मांड का केंद्र है, उन्होंने ऐसा कहा, ठीक है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है, सूर्य एवं अन्य ग्रह, इसमें लिखेंगे। देखो उन्होंने क्या बोला, पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है, सूर्य एवं अन्य ग्रह इसके चक्कर लगाते हैं। तो इसमें एक पहला पॉइंट ये हो गया। अच्छा, टोलेमी की एक खासियत और थी, उन्होंने एक सिद्धांत दिया। कौन सा सिद्धांत, मानचित्र सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत दिया, मानचित्र सिद्धांत, ठीक है। और एक और सिद्धांत, एक प्रणाली दी जिसका नाम है निर्देशांक प्रणाली। निर्देशांक जानते हो, निर्देशांक क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट का जो जन्मदाता है वो कौन है, टोलेमी, क्लॉडियस टोलेमी। और ये मिस्र किसके थे, मिस्र यूनानी परंपरा के खगोल शास्त्री थे, मिस्र यूनानी परंपरा के खगोल शास्त्री थे, ठीक है। मिस्र यूनानी यानी जो यूरोपियन कंट्री है और जो मिस्र की जो कंट्री है उस अवधारणा को मानने वाले ये लोग थे, ठीक है। और क्या है, और क्या दिया था इन्होंने कि पृथ्वी की, हाँ इनकी एक पुस्तक भी थी, ये पुस्तक बिल्कुल। और क्या दिया था, पुस्तक कौन सी थी, जियोग्राफिया, ये इनकी पुस्तक का नाम है। देखो इनसे कई क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इसको हल्के में मत लेना, मगर क्योंकि एक मैचिंग के लिए आ जाता है, जैसे ए बी ऐसे कुछ आ जाता है, ठीक है, 1 2 3 ऐसे मिलान के लिए आ जाता, तो बहुत दिक्कत होती है उस टाइम पे, तब ये चीजें नहीं पढ़ते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं, क्लॉडियस टोलेमी 140 ईस्वी क्या वो अवधारणा दे रहे हैं, पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है, सूर्य एवं अन्य ग्रह इसके चक्कर लगाते हैं। इन्होंने क्या क्या दिया, मानचित्र सिद्धांत दिया, निर्देशांक प्रणाली दी, मिस्र यूनानी
परंपरा के खगोल शास्त्री थे और वो एक पुस्तक भी दी है। उस पुस्तक का नाम है जियोग्राफिया। क्या नाम है? जियोग्राफिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे दूसरी अवधारणा के बारे में। चलो दूसरी अवधारणा क्या है भाई, वो देख लेते हैं। दूसरी अवधारणा है हीलियोसेंट्रिक। कौन सी है? हीलियोसेंट्रिक। हीलियोसेंट्रिक अवधारणा। हीलियोसेंट्रिक अवधारणा, इस अवधारणा को देने वाले कौन थे? इस अवधारणा को देने वाले थे निकोलस कोपरनिकस। क्या नाम था उनका? निकोलस कोपरनिकस। मगर इस अवधारणा तक आते आते काफी टाइम निकल चुका था। ठीक है, निकोलस कोपरनिकस। ठीक है, ये जो है यूरोपीय खगोल शास्त्री थे। कौन थे ये? यूरोपीय खगोल शास्त्री। यूरोपीय खगोल शास्त्री। यूरोपीय खगोल शास्त्री थे। कौन थे? यूरोपीय खगोल शास्त्री। इनको आधुनिक खगोल शास्त्री भी कहा जाता है। उसका कारण है, अभी बताएंगे ना क्यों कहा जाता है आधुनिक खगोल शास्त्री। आधुनिक खगोल शास्त्री भी कहा जाता है। अब इसकी जो अवधारणा दी थी वो कब दी थी भाई? 1543 ईस्वी में। 1543 ईस्वी में ये अवधारणा दी। अब वो अवधारणा क्या थी? वो अवधारणा ये थी ब्रह्मांड के केंद्र में, ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य। ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी। वो पुस्तक कौन सी थी? दी रिवॉल्यूशंस। दी रिवॉल्यूशन क्या थी? दी रिवॉल्यूशंस। ठीक है, इसको रिवॉल्यूशंस, हाँ इसको ऐसे कर लो रिवॉल्यूशन। पुस्तक का क्या नाम था? दी रिवॉल्यूशन। कब लिखी भाई? 1530 में। 1530 ईस्वी में इस पुस्तक को लिखा गया। तो 1530 ईस्वी में इस पुस्तक को लिखा गया। तो इस पुस्तक को लिखने के बाद इन्होंने कई ऐसे सिद्धांत दिए जिन पर आज भी लोग अमल करते हैं। क्योंकि देखो, इनको यूरोपीय खगोल शास्त्री के अलावा आधुनिक खगोल शास्त्री भी कहा जाता है। कोपरनिकस अरस्तु अवधारणा को मानने वाले थे। अरस्तु अवधारणा, अरस्तु अवधारणा को मानने वाले थे। अच्छा, थोड़ा इनके बारे में भी थोड़ा जान ले। अरस्तु है क्या चीज? देखो, एक व्यक्ति था, एक कहानी है, कहानी समझ लो या मतलब इनके विचार समझ लो। एक किस टाइप के व्यक्ति थे, थोड़ी सा आपको भी एक मोटिवेशन मिलेगा कि एक व्यक्ति था सुकरात। क्या नाम है उनका? सुकरात। तो सुकरात का जो शिष्य था, सुकरात का शिष्य था प्लेटो। ठीक है, तो सुकरात और प्लेटो के जो गुरु शिष्य का जो रिश्ता है वो विश्वविख्यात है। क्योंकि जो प्लेटो था वो अपने आप को कुछ नहीं मानता था। क्या है?
वो कुछ नहीं मानता था, सुकरात को ही मानता था। जो भी उसने सुकरात से सीखा वो क्या है, उसी को समर्पित कर दिया। मतलब उसने जो भी बातें कही तो वो सुकरात का नाम लेके ही बोलता था, जो भी बोलता था सुकरात का नाम लेके बोलता था। मगर क्या हुआ, इसका एक शिष्य था प्लेटो का। किसका? प्लेटो का एक शिष्य था, उसका नाम था अरस्तु। अभी अरस्तु की बात हो रही है इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ, वैसे इसकी जरूरत है नहीं, और थोड़ा दिमाग में आ गया इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो प्लेटो का, सुकरात का शिष्य प्लेटो का शिष्य था अरस्तु। तो अरस्तु थोड़ा महान विचारक तो था ही, मगर वो क्या है, थोड़ा घमंडी टाइप का व्यक्ति था। कैसा था ये? घमंडी टाइप का व्यक्ति था। अब घमंडी टाइप का अहंकारी व्यक्ति था। अब जिस व्यक्ति में अहंकार होगा तो वो कहीं ना कहीं उस समाज में ऐसी चीजें उत्पन्न करेगा जो कि अनावश्यक होंगी और जो हानियां भी पहुंचाएंगी। तो अरस्तु ने क्या किया कि महिलाओं के बारे में, दासों के बारे में बहुत सारे मतलब गलत विचार लिखे। ठीक है, तो इसका अब देखो रिजल्ट कैसे निकल के आता है। जब चीजें समाज में जाती हैं, वही चीजें अगर जैसे मान लीजिए इसके विचार जो समाज में गए, तो जब वो समाज में विचार जाएंगे तो उस वो विचार विस्तार लेंगे, और विस्तार लेने के बाद क्या है, वैसी प्रवृत्ति के लोग क्या होंगे, जन्म लेंगे। तो इसका जो शिष्य था, इसका शिष्य था सिकंदर। अरस्तु का शिष्य कौन था? सिकंदर। अब सिकंदर आक्रामक, ठीक है, तो इससे क्या सिद्ध होता है, उसका जो गुरु था वो आक्रामक था, तो शिष्य तो वैसे ही आक्रामक होगा। तो इससे क्या समझ में आया कि हमें समाज में किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम अपने आप को, और उसका रिजल्ट कितना दूरगामी होगा, ये हमें अंदाजा होना चाहिए। ठीक है, ये तो था इसके बारे में, अरस्तु के बारे में। ये मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि ये जो है क्या है, ये अरस्तु अवधारणा के थे। कौन? हेलियोसेंट्रिक। तो इनका कहना क्या था, ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य है। और इन्होंने एक बुक लिखी दी रिवॉल्यूशंस, कब? 1530 में। ठीक है, एक और खगोल शास्त्री थे जिनका नाम था विलियम हर्शेल। क्या नाम था? विलियम हर्शेल। विलियम हर्शेल के बारे में लिखते थे। भाई इन्होंने भी एक सिद्धांत दिया। वो सिद्धांत क्या था भाई? इन्होंने सिद्धांत दिया 1805 में। 1805 में भाई सबकी सब कुछ ना कुछ अवधारणाएं बनी। हेलियोसेंट्रिक अवधारणा थी कोपरनिकस की थी, और इससे पहले जो जियोसेंट्रिक थी वो टॉलेमी की थी। इससे के बाद इन्होंने क्या कहा कि सौर मंडल, इनका कहना क्या था, सौर मंडल आकाश गंगा का एक अंश मात्र है। ठीक है, देखो कैसे विचारों में परिवर्तन आता है कि विलियम पहले कुछ और था, अब कुछ और है। 1805 ईस्वी समय गुजरता है, लोग, मैंने कहा ना, लोग तथ्यों के आधार पर अपनी परिभाषा देते हैं। अगर तथ्य सटीक बैठते हैं तो परिभाषा ठीक है, और तथ्य अगर सटीक नहीं बैठते तो परिभाषा नहीं सिद्ध होती। ब्रिटेन खगोल शास्त्री थे। कौन थे? ब्रिटेन खगोल शास्त्री। तो ब्रिटेन यानी कि ये ब्रिटिश के पहले रहने वाले थे। ठीक है, तो इन्होंने भी कई सिद्धांत दिए। तो वो सिद्धांत कौन सा था? आकाश गंगा। आकाश गंगा का एक की समझ के बारे में। देखो इसी से सिद्ध हो जाता है। जैसे ये देखो, सौरमंडल आकाश गंगा का एक अंश मात्र है। ठीक है, अंश मात्र है। ठीक है, इन्होंने वो इसी से सिद्ध हो जाता है कि आकाश गंगा की समझ। ठीक है, ब्रह्मांड का विकास हो रहा है, ब्रह्मांड का विकास हो रहा है, ये भी उन्होंने दिया।
ठीक है, फिर क्या दिया भाई, फिर नेक्स्ट दिया अंतरिक्ष का मानचित्र के बारे में जानकारी, अंतरिक्ष के मानचित्र। ये सवाल आ सकते हैं, इनको क्या है, रटने की जरूरत नहीं है। अगर आप रटेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा, इसको एक सीरीज की तरह अगर आप पढ़ेंगे तो ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगी और आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। एक और, अदृश्य विकिरण की खोज, इन्होंने क्या किया था, अदृश्य विकिरण की खोज की थी। नेक्स्ट क्या किया था, दोहरे तारों का अध्ययन, दोहरे तारों का इसने क्या किया था, अध्ययन किया था। ये सब चीजें किनके अंदर में आती है, विलियम हर्शेल के, क्योंकि ये इन सबको, इन सिद्धांतों को देने वाले कौन थे, विलियम हर्शेल थे। 1805 ईस्वी में उन्होंने ये कहा कि सौरमंडल आकाश गंगा का एक अंश मात्र है, यानी कि ये आकाश गंगा है, ये सूर्य है और इसके चारों तरफ क्या है, सौरमंडल है। और सूर्य इन ग्रहों के साथ क्या कर रहा है, इस आकाश गंगा के चक्कर लगा रहा है। ठीक है, ब्रिटेन खगोल शास्त्री थे, आकाश गंगा की समझ के बारे में इन्होंने बताया। ब्रह्मांड का विकास हो रहा है, यानी कि ब्रह्मांड क्या है, फैल रहा है। ठीक है, अंतरिक्ष के मानचित्र का सिद्धांत इन्होंने दिया, अदृश्य विकिरण की खोज की। ठीक है, दोहरे तारों का अध्ययन किया। अवधारणाओं को खत्म करने के बाद अब हम बात करेंगे बिग बैंग थ्योरी के बारे में, यानी बिग बैंग सिद्धांत। तो सबसे पहले जो हेडिंग होगी वो क्या होगी, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में, किस तरीके से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। देखिए, तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में हम सबसे पहले जो सिद्धांत पढ़ते हैं वो है बिग बैंग। कौन सा सिद्धांत है, बिग बैंग सिद्धांत। तो बिग बैंग सिद्धांत क्या कहता है, बिग बैंग सिद्धांत ये कहता है कि सबसे पहले आज से 13.7 दशमलव कितना, 13.7 दशमलव अरब वर्ष पूर्व, अरब वर्ष पूर्व, बहुत पुराना टाइम है, 13.7 अरब वर्ष पूर्व एक घटना घटित हुई। एक पॉइंट था, एक पॉइंट ही समझ लीजिए या एक बिंदु समझ लीजिए, तो उसमें एक विस्फोट हुआ। उस विस्फोट के कारण क्या होता है कि वो विस्फोट इतना विशाल रूप लेता है कि वह असंख्य टुकड़ों में और गैसों में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो उस विस्फोट का होने का कारण क्या था, अत्यंत यानी अनंत गुरुत्वाकर्षण, यानी कि कोई जैसे मान के चलिए हमारी पृथ्वी है, अब उस पृथ्वी को इतना कंप्रेस कर दिया जाए कि उसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या है, वो बढ़ता चला जाएगा, साइज कम हो जाएगा, वो बढ़ता चला जाएगा, उसका घनत्व भी बढ़ता जाएगा। जब घनत्व बढ़ेगा तो क्या होगा, उसके जो पार्टिकल होंगे यानी कि उसके जो अणु होंगे वो क्या करेंगे, आपस में टकराएंगे। टकराने से क्या होगा, घर्षण पैदा होगा, घर्षण से क्या होगा, ऊष्मा का उत्सर्जन होगा, और जब ऊष्मा उत्सर्जन होगी तो वो एक विस्फोट का रूप लेगी। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या कहा गया, महाविस्फोट कहा गया। क्या कहा गया, महाविस्फोट कहा गया। इसके बारे में अभी और पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको प्रतिपादित करने का जो, इसको प्रतिपादित किया किसने किया, जॉर्ज लेवेंथियर। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, जॉर्ज लेवेंथियर। कब किया, 1927 ईस्वी में। जॉर्ज लेवेंथियर ने क्या किया, इसको प्रतिपादित किया। कब, 1927 ईस्वी में।
इसको प्रतिपादित किया गया। अब इसके बाद जो इसका नाम किया दिया था, जैसे मान चलिए ये बिग बैंग शब्द आया कहां से, तो उस बिग बैंग शब्द को वो नामकरण देने वाले, यानी नामकरण, नामकरण किसने किया था? फ्रेड होयल ने, फ्रेड होयल। ठीक है। अच्छा, इसकी जो व्याख्या की थी वो किसने की थी? इसकी व्याख्या की थी रॉबर्ट बेरिंगर, रॉबर्ट बेरिंगर। इसको प्रतिपादित करने वाले कौन थे? जॉर्ज लेवेंथियर। कौन थे? जॉर्ज लेवेंथियर। और इसको नामकरण करने वाले कौन थे? जिन्होंने नाम दिया फ्रेड होयल। और व्याख्या किसने की? रॉबर्ट बेरिंगर ने। तो फ्रेड होयल ने कब नामकरण किया? 1949 ईस्वी में। ठीक है। और इन्होंने जो व्याख्या की थी वो की थी 1967 ईस्वी में। कब की थी? 1967 ईस्वी में। अच्छा, अगर हम इसको डायग्राम के माध्यम से समझे तो अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, अगर हम इसका डायग्राम बनाए तो ये कुछ इस तरीके से था। क्योंकि डायग्राम से थोड़ा अच्छा समझ में आएगा। देखो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ विस्फोट हो रहा है, ये हो रहा विस्फोट। तो धीमे धीमे करके समय जैसे जैसे बीतता गया तो इसमें क्या होगा? परिवर्तन आते गए। ठीक है। ये विस्फोट कहाँ हो रहा है? यहाँ हो रहा है। ठीक है। और ये समय के अनुसार क्या करता है? फैल रहा है। समय के अनुसार क्या हो रहा है? यहाँ टाइम, समय, समय के अनुसार ही क्या हो रहा है? फैल रहा है। तो इसको थोड़ा और देख लेंगे तो ये थोड़ा अच्छा लगेगा आपको। डायग्राम से आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि अगर डायग्राम नहीं है तो भूगोल बहुत अधूरा है। बगैर डायग्राम के कुछ नहीं है। थोड़ा डायग्राम बनाने में क्या है, समय तो लगता ही है, मगर ये है कि आपकी समझ में आ जाएगा अच्छे से, आपको कोई समस्या होगी नहीं। ठीक है। तो ये जो समय है पहला वाला, यहाँ पे जो समय है वो कितना है? 380,000 यानी 1000 वर्ष का है। कौन सा है? 380,000 1000 वर्ष। और यहाँ पे जो समय है वो कितना है? 300 मिलियन वर्ष। देखो समय बीतते आ रहा है, समय क्या है? बीतते आ रहा है। और यहाँ पे जो समय है वो कितना है? वो है 1 मिलियन वर्ष, 1 मिलियन वर्ष। और यहाँ जो टाइम चल रहा है वो कौन सा है? वो अभी का समय, जो हमें अभी आकाशगंगा दिखती है, अभी का समय। इसको लिख लो, अभी का समय। ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो ये जो घटना है वो कौन सी घटना है? बिग बैंग घटना। यहाँ पे जो विस्फोट हुआ है ना वो इस जगह पे हुआ है, बिग बैंग विस्फोट हुआ है। तो विस्फोट होने के बाद भी तो कुछ हुआ होगा। जब भाई विस्फोट हो गया तो क्या हुआ? तो यहाँ पे जो तारे बन रहे हैं वो क्या है? प्रारंभिक तारे, प्रारंभिक तारा। ठीक है, प्रारंभिक तारे बन रहे हैं। ठीक है। फिर इसके बाद जो घटना घट रही है वो क्या है? देखो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर हमको दिखा है कुछ गोल गोल टाइप का, तो इसको बोल रहे हैं प्रारंभिक गैलेक्सी। क्या है ये? प्रारंभिक गैलेक्सी। प्रारंभिक गैलेक्सी के बाद जो
नई जो गैलेक्सी बनेंगी, यानी उन गैलेक्सियों में भी तो कुछ हो रहा होगा, तो ये होगा यहाँ उन गैलेक्सी में क्या हो रहा है, सौरमंडल का निर्माण हो रहा है। आपको पूरी ब्रह्मांड की जो घटना है वो समझ में आ जाएगी बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। और अभी जो हमको दिख रहा है वो कौन सा है, आधुनिक गैलेक्सी, आधुनिक गैलेक्सी। तो जैसे ही अब देखिए, पहले क्या हुआ, बिग बैंग की घटना घटित हुई। बिग बैंग की घटना घटित होने पर क्या हो रहा है, एक महाविस्फोट होता है। महाविस्फोट होने पर क्या है, धूल के बादल बनते हैं। यहाँ क्या हुआ, धूल के बादल है, ये क्या है, धूल के बादल। भाई कोई विस्फोट होगा तो क्या होगा, वहां क्या होगा, वो जो कण होंगे वो क्या होंगे, अलग अलग होंगे, धूल के बादल बनेंगे। धूल के बादल बनने पर क्या होगा, उनका होगा आगे जाके समूह, आगे जाके वो क्या है, समूह में इकट्ठा हो जाए। भाई कोई चीज बिखराव हो गया तो उसके कहीं जा, यहाँ तो क्या है, यहाँ तो टेम्परेचर ज्यादा है, तो वो जो बिखराव है कुछ ही समय के लिए हो रहा है, आगे जाके क्या हो रहा है, वो उनका समूहन होता है। समूहन होने के बाद उनमें पुनः विस्फोट हो रहा है। पुनः विस्फोट होने से क्या हो रहा है, उनमें तारों का निर्माण होता है, गैलेक्सी बन रही है और सौरमंडल। वो अभी विस्तार पूर्वक बताऊंगा, अभी इतना देख लीजिए बिग बैंग थ्योरी है क्या चीज। तो गैलेक्सी बन रही है और उन गैलेक्सियों में क्या हो रहा है, सौरमंडल बनना है। क्या हो रहा है, सौरमंडल बनना है। और अभी हम जो समय देख रहे हैं तो क्या मिल रहा है हमको, आधुनिक गैलेक्सी मिल रही है। तो इसमें हमको क्या क्या मिला, बिग बैंग में हमको क्या क्या मिला, ये हम देखते हैं। जैसे बिग बैंग हुआ, ये बिग बैंग हो गया, ठीक है। तो बिग बैंग में हमको क्या मिला, पदार्थ मिला, ठीक है। और क्या मिला, गैसें मिली। और क्या मिला भाई, समय मिला। क्या मिला, सबसे महत्वपूर्ण चीज जो क्या थी, हमको समय भी मिला। क्या मिला, समय मिला। अच्छा, इस परिकल्पना की जो पुष्टि की गई, तो इसको थोड़ा रब कर देते हैं। इस परिकल्पना की पुष्टि की गई, वो किसके आधार पर की गई, डॉपलर प्रभाव। डॉपलर, ये किसने सिद्ध किया कि हाँ ये फैल रहा है, क्योंकि जब क्या है, ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो मैं बिना तर्क के बता रहा हूं, उसके पीछे हर कारण, मैंने पहले भी बता चुका हूं कि दुनिया में कोई भी चीज घटित होती है तो उसका क्या है, एक कारण होता है। अगर बिना कारण के अगर हम किसी चीज पे चर्चा कर रहे हैं तो वो क्या होगा, वो हमारी समझ में नहीं आएगी। तो ये किसने बोला था कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, एडविन हब्बल। ये किसने बोला था, एडविन हब्बल ने बोला था कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद हम देखेंगे इसे जो विस्तार का अगर कॉन्सेप्ट अगर आप समझें तो एक आप गुब्बारा लीजिए, उस पे क्या करिए, चिन्ह लगाइए। जैसे मान के ये बैलून है, ठीक है, ये पिचका हुआ बैलून है, ठीक है। तो इस पे क्या करिए, थोड़ा थोड़ा चिन्ह लगाइए यहाँ पे। अब जैसे इस बैलून को आप हवा भरेंगे तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। अब ये हवा भरेंगे तो जो ये चिन्ह था वो क्या होगा, थोड़ा बड़ा होगा और क्या होगा, दूर, इन चिन्हों में दूरी नजर आएगी। इसी तरीके से क्या हो रहा है, आकाश गंगाओं में क्या हो रहा है, आकाश गंगाओं का क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है और उनके बीच की दूरी भी बढ़ रही है। आकाश गंगाओं का विस्तार एवं उनके बीच की दूरी भी बढ़ रही है, ठीक है। इस पॉइंट के बाद जो हम देखते हैं कि ये सब चीजें हो कैसे रही है,
किस तरीके से हो रही है, उसका महत्वपूर्ण एक कारण ये है, वो है डार्क एनर्जी। डार्क एनर्जी यानी कि या डार्क ऊर्जा कह लो, डार्क ऊर्जा, डार्क ऊर्जा या डार्क मैटर। अच्छा, इसका मतलब क्या है भाई, ये क्या चीज है ऐसा जो डार्क एनर्जी? डार्क मतलब क्या है? ये एक ऐसी शक्ति कह लो जो अदृश्य है। क्या है? अदृश्य है, मतलब जिसको हम महसूस तो कर रहे हैं मगर वो दिखाई नहीं दे रही। क्या हो रहा है? उसको हम महसूस कर रहे हैं मगर वो दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि सबसे जो हम चीजें देखते हैं, जैसे हम तारे देखते हैं, ग्रह देखते हैं, और क्या देखते हैं? सूर्य देखते हैं, आकाश गंगा देखते हैं, आकाश गंगा देखते हैं, और इनके अलावा भी और भी आकाश गंगा देखते हैं। मगर क्या होता है कि और भी तो है, जैसे हमको इनके अलावा अंधेरा दिखता है, तो वो ऐसा क्या चीज है जो हमको दिखाई नहीं दे रहा? क्योंकि इस पर जो ग्रेविटी का प्रभाव है, जो ग्रेविटी का प्रभाव है वो दिखाई नहीं देता। क्या है? ग्रेविटी का जो प्रभाव है, ग्रेविटी यहाँ पे नहीं दिखाई देती। किस पर? डार्क एनर्जी पर। अगर ग्रेविटी दिखाई देती तो वो हमको क्या है, महसूस होती, तो ग्रेविटी का प्रभाव यहाँ पे नहीं दिखता। तो इस कारण क्या हो रहा है कि वो अदृश्य जो शक्ति है जो ब्रह्मांड को चला रही है, वो अभी भी हमें महसूस हो रही है मगर हमको दिखाई नहीं दे रही है। तो उस ग्रेविटी के कारण वो हमको दिखाई नहीं देती, क्योंकि उस पर ग्रेविटी का प्रभाव नहीं होता। अगर इस विषय को वैज्ञानिक खोजने में सक्षम होते हैं तो हम ब्रह्मांड के बहुत सारे रहस्यों को जानने में क्या होंगे? संभव होंगे। ठीक है, क्या होंगे? संभव होंगे। अब देखिए एक चीज और देखते हैं आगे। जब ये विस्फोट हुआ, विस्फोट होने पर क्या हुआ? हाइड्रोजन के बादल थे, हाइड्रोजन के बादल थे। इन हाइड्रोजन के बादल से क्या हुआ? धूल के बादल। ठीक है, पहले क्या था? जैसे ही विस्फोट हुआ सबसे पहली जो गैस थी वो कौन सी? हाइड्रोजन थी। ठीक है, कौन सी थी? हाइड्रोजन थी। ठीक है, और हाइड्रोजन के जो नाविक थे, क्योंकि उससे एक चीज और देख लेता, क्योंकि जब विस्फोट हुआ, ये महा विस्फोट से तीन चीजों का, तीन पदार्थों का संज्ञान हुआ। जैसे कि पहले न्यूट्रॉन सामने, न्यूट्रॉन मूल कणों की उत्पत्ति कह दो, इसको क्या कहता है? मूल कणों की उत्पत्ति। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, यानी कि मूल कणों की उत्पत्ति हुई इस महाविस्फोट से। फिर क्या हुआ? हाइड्रोजन के बादल बने। हाइड्रोजन के बादल बनने से क्या हुआ? नए बादल बने। क्या बने? नए बादलों का निर्माण हुआ। इन्हीं नए बादलों से क्या हुआ? इन्हीं नए बादलों से क्या हुआ? निहारिका बनी। मैं इसको मिटाया इसलिए नहीं रहा हूं क्योंकि वो फिर आपको कंफ्यूज करेगा। फिर क्या हुआ? निहारिका बनी, जिसको नेबुला बुलाया था। क्या बुलाया था? नेबुला। ठीक है, हाइड्रोजन के बादल थे, उससे क्या हुआ? नए बादल बने। फिर क्या हुआ? निहारिका बनी, और निहारिकाओं से क्या हुआ? नाभिकीय संलयन हुआ। नाभिकीय संलयन हुआ। नाभिकीय संलयन क्या है? दो कणों का आपस मिल जाना, फिर एक नया कण बनना, तो नाभिकीय संलयन हुआ। नाभिकीय संलयन से क्या हुआ? आगे नए तत्वों की उत्पत्ति हुई। तत्वों की उत्पत्ति, और यही तत्व क्या हुआ? तारों में कन्वर्ट हुए। किसमें हुए? तारों में कन्वर्ट हुए। तो इस तरीके से हमने ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में जाना कि किस तरीके से
विस्फोट होता है बिग बैंग का, तो विस्फोट होने के बाद किस तरीके से समय गुजरता है, धूल के बादल बनते हैं, फिर प्रारंभिक तारा, प्रारंभिक गैलेक्सी यानी कि जो क्या कहते हैं भ्रूण गैलेक्सी जिसे बोलते हैं, भ्रूण बोले तो मतलब छोटा बच्चा होता है इस तरीके से, तो भ्रूण गैलेक्सी का निर्माण हुआ। उन गैलेक्सियों में क्या होगा, सौरमंडल का निर्माण हुआ, और सौरमंडल के निर्माण के बाद अभी जो वर्तमान में हम देख रहे हैं वो है आधुनिक गैलेक्सी। और इसके समय के अनुसार अगर हम देखें 380,000, किसी बुक में नहीं मिलेगा, मैं फिर बता रहा हूँ, ये बुक में नहीं मिलेगा, 380,000 वर्ष, फिर इसके बाद 300 मिलियन वर्ष, ऐसे ऐसे समय गुजरा, फिर 1 मिलियन वर्ष, फिर अभी का जो हमें समय दिख रहा है वो ये है। देखो गैलेक्सियों की जो दूरी है वो क्या है, बढ़ती चली जा रही है, जैसे कि मैंने वो एग्जांपल दिया था। ठीक है, ये तो था ब्रह्मांड और ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में। आगे हम देखते हैं कि किस तरीके से ब्रह्मांड की उत्पत्ति के कारण तारों की उत्पत्ति और अन्य ग्रहों का निर्माण होता है। तब तक के लिए धन्यवाद।